आप सबका फिर से स्वागत है अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम आपका बिल्कुल वेलकम करते हैं और आज की क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। जो अभी नया टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। कल हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, इसके कॉन्सेप्ट्स और फिर प्रश्नों को भी हल कर रहे थे। आज उसी कड़ी में इस प्रश्न को और इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न का कलेक्शन हमारे पास है। और बिल्कुल, क्योंकि अब तो बिल्कुल परीक्षा आपका सामने है, 2 दिन के बाद आपके जो है एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन प्रश्न उसमें पूछा जा रहा है और किस ढंग से हमारे शिक्षक भाई बहन और बीपीएससी के अभ्यर्थी रिएक्ट कर रहे हैं। बीपीएससी के एग्जाम में तो अभी समय है, लेकिन क्योंकि सक्षमता का परीक्षा 2 दिन के बाद शुरू होने जा रहा है, तो खैर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन में हैं, एंड ऑफ द यूनिट्स चैप्टर्स पे हैं। इसके बाद बस एक टॉपिक बचता है क्षेत्र नीति, वो भी हम लोग कर लेंगे, मेंसुरेशन को भी कर लेंगे। इस तरह से तमाम टॉपिक पूरी तरह से हमारे तमाम साथियों का, तमाम अभ्यर्थियों का पूरा हो जाएगा। तो फिर देखेंगे हम लोग। चलिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। देखिएगा, ये जो प्रश्न है ये इतना ही अच्छा प्रश्न है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं जी। अब तक के बीपीएससी के परीक्षा में ये प्रश्न आया नहीं है, लेकिन सक्षमता और बीपीएससी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देखिए, कुछ धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, मतलब एक धनराशि है, मान लेते हैं वो धनराशि P है, मूलधन P है, और वो P राशि जो मूलधन के तौर पर ली गई है, उसमें से कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज को SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का अंतर, तो दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों का अंतर हो जाएगा। तो दोनों का अंतर 2 सालों में, समय क्या दिया हुआ है, n बराबर 2 years, 2 साल। 6% वार्षिक दर, तो रेट दिया हुआ है 6%। जो जो चीज दिया हुआ है वो नोट कर लेंगे। 90 रुपया है, तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 90 रुपया है। तो बताइए धनराशि क्या है, मतलब P क्या है, ये निकालना है। धनराशि क्या है मतलब मूलधन क्या है। इसके लिए शॉर्टकट है हमारे पास, बेहद महत्वपूर्ण शॉर्टकट। आप बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा, कॉपी निकाल के दिल थाम करके मेरे साथ बैठिए, आज बिल्कुल सारे प्रश्न हो जाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट है, लेकिन हर शॉर्टकट का एक कंडीशन होता है। जब तक वो कंडीशन नहीं लगेगा, इस शॉर्टकट को हम अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे कंडीशन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मालूम हो या निकालना हो, जो भी करना हो। लेकिन ये शॉर्टकट तभी लगेगा जब 2 साल, समय 2 साल हो। 2 साल से कम या ज्यादा के लिए ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं शॉर्टकट, ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये 2 साल के लिए लगेगा। शॉर्टकट क्या है, देखेगा, CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 सालों के लिए, 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 इस पे पावर 2। बस ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, याद रखिएगा। इस पे रख देंगे और हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, CI माइनस SI दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90। यहां लिखिए 90 बराबर P निकालना है, तो P को P रहने दीजिए, गुना R दिया हुआ है 6, तो 6/100 इस पे पावर 2 हो गया। अब इसको हल करना है, देखिएगा, समझिएगा। 90 बराबर P गुना 6 पे पावर 2, मतलब 6 के 36, तो 6 गुना 6 2 बार लिख दीजिए। अब बचे 100 पे पावर 2, तो 100 गुना 100, इस ढंग से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, यहां से कटने को काट सकते हैं आप, 6 से काटिए, 15 छक्के 90, ये कट गया, 15 आ गया। फिर ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये कट गया। ठीक है, अब 2 से ये कटेगा, देखिए 50 दूना 100। अब ऊपर P बचा, और ये 50, 100 और 25 तीनों गुना होगा। जब तीनों को गुना करिएगा तो P बराबर, P इसके नीचे 1 से गुना होकर P लिखा जाएगा, P बराबर 50 गुना 5, तो ये हो जाएगा 250
और ये 100 का 2 जीरो बैठा दीजिए, मूलधन निकल गया 25,000। कितना निकला? 25,000। देखिए आंसर कहाँ है? 25,000। ए आंसर बिल्कुल सही। ये शॉर्टकट तभी लगेगा जब समय 2 वर्ष दिया रहे। 2 वर्ष से अधिक अगर समय रहेगा तब तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और फिर साधारण ब्याज निकालना है, फिर दोनों को घटाई करना है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो या अंतर दिया हो मूलधन निकालना हो, तो ये हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो हम देखते हैं कि 2 ही वर्षों के लिए रहता है। क्या रहता है? 2 वर्ष। जी, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हमने देखे हैं वो अक्सर 2 वर्षों के लिए रहता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि 2 वर्ष के लिए ये शॉर्टकट अभ्यर्थी यूज करेंगे तो वो दे देते हैं। लेकिन 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष भी हो सकता है, तो उसको फिर तरीके से बनाएंगे, शॉर्टकट वहां नहीं लगेगा। क्लियर है? अक्सर ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिएगा, आपको कह देगा कि मूलधन P बराबर मान लेते हैं कि 5,000 है। ठीक है, रेट आपको 10% दिया हुआ है, समय 2 साल दिया हुआ है। तब आपसे पूछेगा CI और SI का अंतर। क्या पूछेगा? CI और SI का अंतर। देखिएगा, तो लिखेंगे CI माइनस SI का अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। P देखिए इसमें से क्या है? 5,000। यहां लिखेंगे 5,000 गुणा रेट कितना है? 10/100 पे पावर 2। हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5,000 गुणा कट गया 1/10, 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100, 2 जीरो यहां से काट दीजिए तो 50 आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी इस तरह से भी आंसर आता है कि मूलधन दिया रहेगा, देख लीजिए, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और आपको समय 2 साल दिया रहेगा। CI और SI के बीच का अंतर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस इस वाले फॉर्मूले पर रख देंगे, शॉर्टकट है ये, और इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाता है। और एकदम देख लीजिएगा, 26 तारीख को जो परीक्षा होने वाला है, अगर न रहे ये प्रश्न तो मुझे बताइएगा जी, गारंटी है, गारंटी। आप लोग, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सूत्र कभी कभी सूत्र ही पूछ लिया जाता है, सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इस लेवल का और इस स्तर का होता है उसमें पूछ लिया जाता है। अच्छा, कैसे पूछेगा? अगर सूत्र ही पूछना है तो कैसे पूछेगा? वो ये कह देगा कि यदि कोई धनराशि P किसी से उधार के तौर पर लिया जाता है R% के दर पर 2 वर्षों में, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो जाहिर है हम P इंटू R, दर R है, R/100 का होल स्क्वायर, इसी को घुमा देगा कि यदि किसी से X रुपया उधार लेता है A% के वार्षिक दर पर, तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो जाहिर है X रुपए लिए गए, धन X रुपया लिया गया है मूलधन के तौर पर, A है प्रतिशत उसका वार्षिक है, तो P की जगह X रहेगा और R की जगह A रहेगा, और समय तो 2 ही वर्ष लगेगा, ऊपर 2 रहेगा, तो X गुणा A/100 पे पावर 2। तो कहने का मतलब एक ही सूत्र को कैसे भी तोड़ के मरोड़ के देगा, हम आसानी से बना लेंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। तो आप ये पूरी चीज को समझ गए होंगे। ये एक प्रश्न था, ये उसी का एक हिस्सा है। दूसरे प्रश्न को दूसरे ढंग से हमने इसको हल किया है, इसलिए इस चीज को खूब अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ जाइए। बीपीएससी वाले भी बिल्कुल कमर कस लीजिए इस प्रश्न के लिए। ये प्रश्न इस बार बीपीएससी में आने वाला है, क्योंकि पहले और दूसरे बीपीएससी में अब तक पूछा नहीं गया है, और चक्रवृद्धि ब्याज में कई सारा तरह का जो प्रश्न है वो पूछ लिया गया है। इसलिए जो प्रश्न पूछ लिया जाता है अब दोबारा पूछे जाने की संभावनाएं कम होती हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। अब इसकी प्रायिकता ज्यादा है, ये ज्यादा पॉसिबल है कि आपको पूछा जाए। तो हम तमाम अभ्यर्थी से, तमाम अपने शिक्षक भाई बहनों से कहेंगे कि आप इसको खूब अच्छे ढंग से समझ जाइए, याद कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल अच्छा होने जा रहा है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न तक चलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। रुपया
15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही है। प्रश्न समझ गए आप लोग? और ये प्रश्न पहले बीपीएससी में आया हुआ है। अभी जो ट्री 1 हुआ था उसमें ये प्रश्न 1 to 5 का है, ये आ चुका है। देखिए अक्सर हमारे शिक्षक साथी और अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि वो प्राइमरी का सवाल है, प्राइमरी 1 to 5 होता है तो 1 to 5 ही लेवल का प्रश्न आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल वो सेकेंडरी का है जी। इसलिए हम आप बिल्कुल कमर कस लीजिए 10वीं क्लास कक्षा तक के गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए बिल्कुल, और आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बस आप हमको फॉलो करते रहिए, देखिए कितना अच्छा आपका हो जाएगा सब कुछ। तो 15,625 ये क्या हो जाएगा बताइए? जाहिर है मूलधन हो जाएगा P 15,625। 16% वार्षिक दर है तो रेट हो जाएगा 16%। जो जो दिया हुआ है जल्दी से उसको नोट कर लेना है। ब्याज की दर से 9 माह, समय क्या दिया हुआ है 9 माह, तो n बराबर लिख लेंगे 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, तो इसका मतलब CI निकालना है। चलिए ठीक है, जबकि ब्याज तिमाही है। हाँ ब्याज तिमाही, तिमाही कल हम बात किए थे हर 3 महीने पे, तिमाही हर 3 महीने पे, तो साल में क्या तो 3 महीना होगा, 3 महीना होगा। तो हम कल सूत्र बताए थे तिमाही का, अर्धवार्षिक का, कि जब दर जो है वो तिमाही हो तो क्या होगा, अर्धवार्षिक हो तो क्या होगा, वार्षिक हो तो क्या होगा। आप चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट उठा के देख लीजिए, फॉर्मूला पता चल जाएगा। हम फिलहाल फॉर्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो लिख रहे हैं। अमाउंट का फॉर्मूला निकालेंगे, डायरेक्ट CI नहीं निकाल सकते। CI निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालना होगा, मतलब मिश्रधन निकालना होगा। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज निकल जाएगा। तो पहले मिश्रधन निकालेंगे, अमाउंट A P into 1 plus R by 100 to the power n। अच्छा तिमाही है तो हम बात किए थे तिमाही के लिए समय को 4 से गुना कर देंगे और रेट को 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि साल में 4 बार 3 माह आएगा, 3 बार पे 4 बार देखना पड़ेगा, तब 4 या 12 होगा। तो अब अमाउंट पहले A इज इक्वल टू P क्या है 15,625 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 16%, 16/100 गुना। अब समय देखिए 9 माह है तो 9 माह को पहले साल बनाएंगे, हम लिखेंगे 9/12, 12 से भाग देके साल बनाएंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4 साल। तो समय लिखेंगे 3/4 n की जगह, ठीक है। अब फिर गुना, फॉर्मूला में 4 है, गुना में 4 लिखेंगे और रेट को इधर 4 से भाग दे देंगे। अब इसको हल कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अमाउंट जी। आप देखिए 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब यहां से कटेगा, देखिए 4 से 4 चौके 16, 4 से 4 25 100, तो 25 और यहाँ 1 बचेगा 26। तो आप लिखेगा 15,625 इंटू 25 और 1 26/25 पे पावर 3 है, 4 4 कट चुका है, अब बचा क्या पावर 3। इसको हल करने के लिए 15,625 इंटू 26 गुना 26 गुना 26 बटे 25 गुना 25 गुना 25। बस इसको काट के हल करिए, ए आ गया आपको, ठीक है। अब आप यहां से खुद करेंगे, ए आ गया। अब जो ए आएगा इस ए में से 15,625 ये घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। जब आप इस अमाउंट में से 15,625 CI इज इक्वल टू A माइनस P, जो यहां ए आएगा यहां लिख दीजिएगा माइनस 15,625, आप घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जो आपको आंसर प्राप्त होगा वो होगा 1951। घटाइएगा बड़ा सावधानी पूर्वक, क्योंकि बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। अगर आप जर्रा बराबर भी घटाने जोड़ने में मिस्टेक करिएगा, 51 की जगह 61 आ जाएगा, यहां पहुंच जाइएगा। अगर और थोड़ा सा मिस्टेक करिएगा तो 2051 पे पहुंच जाइएगा, और थोड़ा मिस्टेक करिएगा तो कोई नहीं पे पहुंच जाइएगा। इसलिए हम तमाम शिक्षक साथी और अभ्यर्थी से कहेंगे कि जब भी हल करते हैं किसी चीज को बहुत सावधानी पूर्वक करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 चीज बहुत मायने रखती है, एक स्पीड एंड देन एक्यूरेसी। आपका स्पीड बढ़िया हो ताकि जल्दी जल्दी भी कर रहे हो, और एक्यूरेसी से कर रहे हो, गलती ना हो, जल्दी के चक्कर में गलत ना कर जाएंगे, हड़बड़ में गड़बड़ वाला मामला हो जाए। प्लस की जगह माइनस लिखा रहा है, माइनस की जगह प्लस लिखा रहा है।
अक्सर ऐसा कब होता है, क्योंकि जब अभ्यर्थी पे प्रेशर रहता है और वो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है तो वो हड़बड़ा देता है। भरना चाहिए था बी आंसर तो भर देगा सी आंसर, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब 26 को 26 से गुना करेंगे तो 676 होगा। अब 676 में निकल गए वो 576 लिख देगा, 575 लिख देगा। कुछ से कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम तमाम शिक्षक साथियों अपने भाई बहनों से ये कहेंगे कि आप हड़बड़ाइएगा नहीं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, हम देख पा रहे हैं, बस आप लगे हुए रहिए आखिरी दम तक। आर या पार वाली बात है सक्षमता को, बिल्कुल आप इसको माइनस करके आंसर बता दिया। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप देख लीजिए कि जिस स्तर पर हमारी पढ़ाई चल रही है उस स्तर पर प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसको वेरीफाई करने की जरूरत है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5 प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। एक कोई प्रयोग होता है और प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या बढ़ रही है। किस दर से बढ़ रही है? 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह संख्या देखिए कितना है, 5,12,000 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात करें। समझिएगा, इस तरह का प्रश्न क्या है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि लैब वगैरह में, जांच घर वगैरह में जब ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए देते हैं तो हमारा ब्लड वो लेता है और ब्लड की स्लाइड बना करके और वो जो भी उसका अपना मेडिसिन है और जो भी केमिकल्स हैं वो सब उसके अंदर डाल करके और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में वो देख लेता है कि उसमें कितने जीवाणु हैं। तो स्टार्टिंग में उसने देखा कि जीवाणुओं की संख्या 5,12,000 थी। अच्छा, वहां जो जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है तो हर 2-2 घंटे में ना घंटा का ना हिसाब होता है। होता क्या है कि ब्याज वाला मामला में सालाना हिसाब होता है, लेकिन अगर कोई ब्लड टेस्ट कराने के लिए गया है तो अब आज अगर कोई सैंपल टेस्ट के लिए देगा तो 2 साल बाद तो रिपोर्ट लेगा नहीं। 2 साल, 1 साल, 5 महीने, 6 महीने के बाद तो अपना ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेगा नहीं। या फिर जीवाणु की जो संख्या बढ़ेगी वो घंटा ना बढ़ेगा, घंटा बढ़ेगा, आधे घंटे में बढ़ेगा, जो भी, लेकिन जीवाणु की संख्या 2 साल, 3 साल, 5 साल पे तो बढ़ेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे समय घंटा लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न का नेचर है वो दूसरे टाइप का है। समझ में आनी बात? और यहाँ पे जो दर है 2.5% के रेट से जो बढ़ रहा है वो प्रति घंटा की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि जीवाणु जो बढ़ेगा या घटेगा वो घंटा के हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है ना, सालाना, वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही पे नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक प्रयोग है और प्रयोग जांच वो घंटा पर ही होता है। अच्छा, ये देखा गया। तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे प्रश्न को बिल्कुल हम चक्रवृद्धि ब्याज ही की तरह से बनाएंगे, उसी तरह का फॉर्मूला लगाएंगे, सब कुछ वही लगाएंगे। मान लेंगे कि 51 लाख कितना, 5,12,000, ये जो 5,12,000 है ये स्टार्टिंग में जो जीवाणुओं की संख्या है, मान लेंगे यही मूलधन है, पी है। 51,000, 5,12,000 यही मूलधन हो जाएगा। जीवाणुओं की जो स्टार्टिंग की संख्या है, जिस दर से बढ़ रहा है वो रेट हो जाएगा 2.5%, ये रेट हो जाएगा। प्रारंभ में ये संख्या इतना थी, 2 घंटे के बाद तो समय कितना हो जाएगा, 2 घंटा, 2 आवर्स। ये प्रश्न इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये दूसरे वाले बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 6 to 8 का प्रश्न उठा के देख लीजिए, दूसरे वाले में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि 2 घंटे के बाद जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। तो ये हो गया, आपको स्टार्टिंग में इस दर से बढ़ रहा था, 2 घंटे के बाद पूछा गया, तो इसका मतलब क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। अगर हम इसको ब्याज के तर्ज पर देखें तो मिश्रधन निकालना है। ठीक है, अमाउंट, तो ए का फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, यही फॉर्मूला। अमाउंट ए निकालना है, P मालूम है, देखिए 5,12,000, 1 प्लस रेट कितना है 2.5%, 2.5 बाई 100 और टू द पावर 2। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल करना आसान है, आप कर चुके हैं। पॉइंट हटाइएगा, नीचे 0 बैठेगा, 25 से काट दिएगा, 25 चौके 100, नीचे 40 हो गया, 40 और 1 41, 51, ऐसे गुना 40 और 1 41 पे पावर 2 है तो 41 गुना 41 बटे 40 गुना 40, बस
इसको काट वाट करके गुना करके हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 53729। देखिएगा थोड़ा सा हल करने में दाएं बाएं अगर कीजिएगा तो देखिए ऑप्शन कितना नियरेस्ट है, एक जैसा ही लग रहा है कि सारा एक ही जैसा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन को बहुत ध्यान से करने की और देखने की जरूरत है। और उससे पहले आप जब यहां इसको हल कर रही होइएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको कभी कैलकुलेटर से नहीं बनाइएगा। हम आपसे एक दरखास्त करेंगे, हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी कैलकुलेटर यूज नहीं करिएगा, मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लिए और कुछ आप खुद ही कीजिएगा, क्योंकि गुना जोड़ घटा की आदत पड़ेगी तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा। प्रश्न तो यही रहेगा, अलग अलग हो सकता है लेकिन फॉर्मूला सब यही रहेगा, यही फॉर्मूला हर जगह चलता है। ठीक है, अगर इसी में पूछा जाता कि मान लेते हैं कि 50,000 है, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया 50,000 है, किसी लैब टेस्ट में गए स्टार्टिंग में 50,000 है और हर घंटे जो है वो 5% के दर से बढ़ रहा है, तो बताइए 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं, अमाउंट निकालना था, पी की जगह 50,000 लिखते, 1 प्लस जिस दर से बढ़ रहा था 5%, ऊपर 5/100 और गुना यहां पावर जो लिखते क्या लिखते, पावर 3 घंटे के बाद पूछा गया है। समझ में आ गया। तो प्रश्न फॉर्मूला यही रहेगा, प्रश्न का नेचर अलग हो सकता है, फॉर्मूला ये नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा एक बात देखिएगा, अगर बैक्टीरिया बढ़ रहा है लैब में तो यहां पे जो चिन्ह का प्रयोग करेंगे प्लस, कोई चीज बढ़ रहा है तो यहां पे प्लस का प्रयोग करेंगे। अगर घट रहा है, ऐसा भी टेस्ट हो सकता है जिसमें बैक्टीरिया घट रहा है, जीवाणुओं की संख्या घट रही है। अगर आपसे पूछा गया कि स्टार्टिंग में 5,12,000 था, 2.5% के दर से घट रहा है, तो बताइए 2 घंटे के बाद कितना बढ़ेगा, घटने के बाद 2 घंटे के बाद बचेगा कितना। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला सारा यही लगेगा, अमाउंट निकालना है, पी यही रहेगा 5,12,000, सिर्फ घटने की वजह से अब इस प्लस की जगह माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो सूत्र ये बनेगा अमाउंट ए इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर n। देखिए ये माइनस का प्रयोग कब होगा, जब घटेगा, संख्या घटेगी तो ये माइनस का प्रयोग होगा, अगर बढ़ेगा तो प्लस का प्रयोग होगा। तो ऐसा है कि अभी जो प्रश्न आया हुआ है वो बढ़ रहा था, जीवाणुओं की संख्या बढ़ रही थी। अब अगर घुमा के पूछ देगा कि जीवाणुओं की संख्या घट रही है, तो बताइए कुछ नहीं, सिर्फ प्लस की जगह माइनस का प्रयोग कर देंगे और एज इट इज जैसे हल करते हैं ऐसे ही हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है बताइए, बस थोड़ा सा ट्रिक है, दिमाग में ध्यान रखने की बात है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है ये। एक मशीन के मूल्य में, ये मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। ये ह्रास है, ह्रास का मतलब कमी होती है, ह्रास होता है मतलब एक मशीन है, उसके मूल्य में हर साल 20% की कमी आती है। ऐसे भी हम जानते हैं कि 2 तरह का सामान होता है। एक सामान ऐसा होता है जिसका रेट हर साल बढ़ता जाता है जी, एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसका रेट हर साल बढ़ता जाता है, और एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसका रेट हर साल घटता जाता है। जैसे गाड़ी आप 10 लाख रुपए की खरीद लीजिए, 1 साल के बाद कभी भी 10 लाख से ऊपर में नहीं बिकेगी, इवन 10 लाख में नहीं बिकेगी, वो 10 लाख से कम में ही बिकेगी। तो ये हो गई गाड़ी हो गई। या कोई मशीन है, वो 5 लाख रुपए की मशीन है, तो अब कभी भी 5 लाख रुपए में वो नहीं बिकेगा, चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल जब भी बेचिएगा 5 लाख से कम में ही बिकेगा। तो ये हो गई। और एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी कीमत बढ़ती है, जैसे जमीन की कीमत बढ़ेगी, घर की कीमत, आज 5 लाख रुपए का फ्लैट आपने 2 BHK का लिया है, 5 साल के बाद वो 25 लाख रुपए का हो जाएगा। तो ये बढ़ता रहता है। तो इस तरह का है। ऐसे ही प्रश्न यहां पर है, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से कमी होती है, ह्रास होता है। इसे अब देखिए 20% के दर से कम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ रेट हो जाएगा 20%। तो हम लिख लेते हैं, पढ़ते जाएंगे, जो जो प्रश्न में मिलता है लिखते जाएंगे। देखिए हम डाउनवर्ड दिखाए हैं तीर को, इसका मतलब नीचे की तरफ घट रहा है, ठीक, इस दर से घट रहा है।
इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया, 2 वर्ष पूर्व कोई मशीन हम खरीदे थे, समय कितना है, n बराबर 2 ईयर्स, 2 साल, 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया। यदि इसकी कीमत वर्तमान में 40,000, मतलब जितने में खरीदे थे 2 साल पहले, अब वो घट करके अभी रह गया 40,000, अभी वर्तमान में 40,000, तो जितने में खरीदे थे वो मूल्य निकालना है। तो इससे पता चला कि हमको मूलधन निकालना है, और घट के जो अभी कीमत होगी, जब भी कीमत घट करके हो या किसी चीज की कीमत बढ़ करके हो तो वो मिश्रधन मानते हैं। समझ में आई बात, ध्यान रखिएगा। अगर कोई किसी चीज की कीमत बढ़ रही है, बढ़ते 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 बढ़ करके जो फाइनल पॉइंट पे जो है वो मिश्रधन है, या किसी चीज की कीमत घट रही है तो घट करके स्टार्टिंग से जो घट करके अभी जो है घट करके जो है वो क्या है, वो भी मिश्रधन है। या अभी मान लीजिए 10 लाख का कोई हम कार खरीदते हैं और 3 साल के बाद वो 7 लाख रुपए में बेचते हैं, तो अभी जितने का खरीदे वो मूलधन है, और घट करके जो 7 लाख हो गया कीमत उसकी, अब वो 7 लाख मिश्रधन कहलाएगा। इसीलिए मशीन की कीमत घट करके 40,000 रुपए हो जाती है तो ये अमाउंट है मिश्रधन 40,000। समझ में आ रही बात। तो वह कितने में खरीदी गई थी, खरीदा गया कितने में, मतलब मूलधन क्या होगा निकालना है, मतलब P बराबर क्या होगा निकालना है। तो अभी हम आपको एक सूत्र बताए थे कि इसी देखिए प्रश्न का तो इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है वो तो अलग है, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, अमाउंट वाला, मिश्रधन वाला। हम बताए थे कि अगर इंक्रीजिंग रेट है, दर से बढ़ रहा है, बढ़ने की दर है, तो बीच में प्लस स्टार्ट होगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस, तो वहां प्लस लगेगा r बाई 100 पे पावर n। अगर घट रहा है तो a बराबर p इंटू 1 माइनस r बाई 100 पे पावर n। बता चुके ना, अभी हम बता चुके जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में। तो जाहिर है इसमें जो फॉर्मूला लगेगा a बराबर p इंटू 1 माइनस, क्यों लगेगा माइनस, क्योंकि घट रहा है, दाम घट रहा है। अगर इसी मशीन का दाम बढ़ रहा होता तो इस माइनस की जगह प्लस लगाते, बस कुछ भी नहीं है। अमाउंट a बराबर p कितना है, हमको p निकालना है, अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ देखिए अमाउंट दिया हुआ है 40,000, a की जगह लिख लीजिए 40,000, एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। p इंटू 1 माइनस रेट कितना है 20%, 20 बटे 100, और इस पे पावर 2, समय 2 साल है। अब इसको हल करना है, हल करके p निकालना है। देखिए 100 में से पहले 20 चौके 20 पंचे 100 काट दीजिए, 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ लिखेंगे 40,000 बराबर p गुणा 5 माइनस 1 4, तो 4 पर पावर 2 16 बटे 5 पे पावर 2 25, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 से काटिए 4 दाही 40, इस पे 3 0 और डाल दीजिए। देखिए कैसे हल होता है। आप फिर 4 से काटिए, 25 चौके 100, और इस पे 2 0 और डाल दीजिए। अब नीचे 25 है और इधर भी 25 है, और p निकालना है, तो 25 और गुना 25 100, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 25 गुना 25 100, ये 25 है, 25 गुना 25 100, तो 25 25 आएंगे 625 पे 2 0, देखिए कहाँ है 625 पे 2 0, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। असल हमको प्रश्न में यही बताना था कि कहाँ पे चिन्ह माइनस प्रयोग करेंगे, कहाँ पे चिन्ह प्लस प्रयोग करेंगे। अच्छा, अक्सर हमारे भाई बहनों को यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, वो कैसे समझेंगे कि ये जो 40,000 है ये मिश्रधन है या मूलधन है। तो एकदम बहुत आसान, आप ये देखिएगा कि अगर जो कीमत स्टार्टिंग की है तो जाहिर है स्टार्टिंग वाली कीमत हमेशा मूलधन होगी। अब चाहे वो घट करके 40,000 हो गई हो तब भी मिश्रधन है, या बढ़ करके 40,000 हो गई हो तब भी मिश्रधन है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यही बात है, कभी रहेगा स्टार्टिंग की कीमत दी रहेगी कि भाई 5 लाख रुपए का एक मशीन खरीदा गया, हर साल 3% के दर से घट रहा है, बताइए 5 साल के बाद क्या होगा। तो जाहिर है 5 लाख रुपए जो स्टार्टिंग का दिया हुआ है वो 5 लाख p हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और घट रहा है तो 5 लाख गुणा 1 माइनस जिस रेट 3% का रेट है तो 3 बटे 100, अब पावर 5, क्योंकि 5 साल के बाद पूछा गया तो मिश्रधन निकल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में कुछ भी दिया रहेगा, बस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। समझ गए आप, बिल्कुल बहुत आसान है इस तरह के प्रश्नों को हल करना। अब इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा
हम समझते हैं कि हमारे किसी भी शिक्षक भाई बहनों को किसी भी ट्री 3 के जो अभ्यर्थी हैं उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट, दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब एक नया और प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये हमारे प्रश्न का जो कलेक्शन होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। हर प्रश्न एक दूसरे से अलग होता है, ये बहुत अच्छी बात होती है और बिल्कुल संभावना है आने का। इस तरह का धनराशि इतना रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्ष। देखिए अब यहाँ पे एक नई चीज दिख रहा है। पहले टाइम क्या होता था, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी होता था, लेकिन अब क्या दिख रहा है कि पूर्णांक में है। समय जो है पूर्णांक में 2 साल 3/2 पूर्णांक 3/4 वर्ष, मतलब 2 समझिए 2 वर्ष ये हो गया और 3/4 वर्ष ये है। में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तुमको ब्याज निकालना है तो देख लीजिएगा। तो ये चीज क्या है, जितना रुपया पर लगा है ये मूलधन हो जाएगा 31,250, 31,250। रेट है, दर है 8% वार्षिक है और समय दिया हुआ है, समझिए आपको 2.3/4 ये समय है, इतना ईयर्स। और सीआई निकालना है, तो जाहिर है सीआई के लिए पहले अमाउंट निकालेंगे, मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे, आंसर को पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बता रहे हैं, सुनिएगा। ये जो कोई सामान्य प्रश्न नहीं है जी, इसलिए सामान्य प्रश्न नहीं है क्योंकि अगर इसको सामान्य सूत्र जो अमाउंट का हम आपको बताए हैं मिश्रधन का, अगर आप वो लगा दीजिएगा तो आप इसके हल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके हल तक पहुंचने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि समय यहाँ 2.3/4 है। जब भी समय पूर्णांक में रहे तो तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है। क्या होता है फॉर्मूला, देखिएगा सुनता है, हम बता रहे हैं क्या कैसे। अमाउंट ए बराबर पी, फॉर्मूला वही लगेगा, पी इंटू 1+r/100 पे पावर n। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ध्यान देने वाली बात यहां ये है कि ये जो पूर्णांक वाला समय है, ठीक है, n, वो तो यहां लग जाएगा, n की जगह लिखा जाएगा 2। क्या लिखा जाएगा, ये वाला चीज। ठीक है, अच्छा, r की जगह रेट कितना है 8%, r की जगह आप 8 लिख दीजिए। मूलधन कितना है 31,250, ये लिख दीजिए 31,250, 31,250 हो गया। अब देखिए समय में तो 2 लिख दिया गया, 3/4 भी बाकी है। इसके लिए फिर लिखेंगे 1 प्लस एक और बार r/100 फिर लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो 2 के साथ 3/4 है वो आके r के साथ गुना हो जाएगा, 3 ऊपर 3 और नीचे 4 लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं, p इसके साथ नहीं लिखा जाएगा, p एक ही बार लिखा जाएगा यहाँ पे, और r की जगह पे जो r है ना 8%, वो लिख देंगे r की जगह 8 और नीचे भी गुना। इससे पता ये चला कि फॉर्मूला ये बनेगा, देखिएगा, अगर समय m पूर्णांक 1/n है, ऐसे m पूर्णांक 1/n है, तब हम लोग जो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं ये a बराबर p गुना 1 प्लस r/100, इस पे पावर ये जो m है ये यहां रहेगा। क्लियर, उसके बाद फिर 1 प्लस r/100 ये लिखाएगा। अब जो 1/n है ये r तो r है ही, 1 ऊपर लिखा जाएगा और n नीचे लिखा जाएगा। देख रहे हैं, फॉर्मूला में ये चेंजिंग आएगी और यही सूत्र हम यहां लगा दिए हैं। फिर से देखिए, p लिख दिए, यहाँ p है, p की जगह लिख दिए 31,250, 1 प्लस तो 1 प्लस r यहाँ है 8%, 8 है बटे 100, और यहाँ पे m था और m की जगह यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए 1 प्लस तो 1 प्लस और r यहाँ 8 है तो 8 लिख दिया बटे 100। उसके बाद जो 2 के साथ यहाँ पे 3/4 है वो 8 के साथ आके गुना हो जाएगा 3/4, जैसे कि 1/n आके गुना हुआ है। ये सूत्र आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं क्योंकि ये सूत्र ही पूछा जा सकता है जी। ये तब लगाते हैं जब समय पूर्णांक में हो, याद रखिएगा, जब समय पूर्णांक में हो तो ये सूत्र लगेगा और इसी सूत्र पे इसको हम रख दिए हैं। अब इसको हल करके a निकालेंगे, a में से 31,250 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल गारंटी है। चलिए अब हम लोग, आप इसको हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कि हमको करना पड़ेगा, कर लेंगे ना आप, क्योंकि देखिए काटिए यहां से 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 के 100, तो ये आ जाएगा 31,250, कुछ दूर तक कर देते हैं, 25 और 2
27 का स्क्वायर 729, 25 का स्क्वायर, चलिए 25 गुना 25 से लिख लीजिए, गुना, अब इधर से काटिए 4 से, 4 दूना 8, 2 से 50, अब 50 और 3 53, अब बटे 50, इस पे पावर कुछ नहीं है 1 है। बस अब इसको हल करना है, ये सब कटेगा, कट पिट करके जो आंसर आएगा उसमें 31,250 बनाइएगा जरूर, ठीक है। अमाउंट ए निकल गया और CI निकालना है, CI इज इक्वल टू A माइनस P, ए जो यहां से आएगा वो यहां लिख दीजिएगा, उसमें माइनस कर दीजिएगा 31,250 और आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला 7387 रुपीज, ठीक है। आप बना करके आंसर मैच करा लीजिएगा। वक्त की कमी की वजह से हम इसको गुना काट पीट नहीं कर रहे हैं, यह आपको आता है बहुत बेहतरीन ढंग से, आप बिल्कुल कर लेंगे इसको। तो देखिए इसमें टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर यही था कि समय पूर्णांक में रहेगा तो एक बार 1 प्लस r बाई 100 पे पावर पूर्ण संख्या लिखेंगे और बाद वाले में r बाई 100 के साथ जो भिन्न में संख्या रहेगी वो आके इधर गुना हो जाएगा और लिखेंगे, जिसको हम इस ढंग से समझाए आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल लास्ट प्रश्न है हमारे पास, बहुत ध्यान से बहुत धैर्य से आप प्रश्न को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बड़े अच्छे प्रश्न के साथ अभी आखिर में हम हैं, एकदम जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, सुन ही लीजिए। धनराशि, और ये प्रश्न इस बार गारंटी से आना है इस तरह का प्रश्न, क्योंकि अब तक के किसी भी बीपीएससी में जो हुआ है, 2 बीपीएससी में नहीं पूछा गया, तो सक्षमता और आने वाले बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। धनराशि 50,000 पर 2 वर्षों के लिए 8% प्रथम वर्ष तथा 9% द्वितीय वर्ष पर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। देखिएगा तो 50,000 रुपए किसी से लिया गया तो क्या हो जाएगा, 50,000 मूलधन P हो जाएगा 50,000 रुपया, 2 वर्ष के लिए लिया गया है। लेकिन ट्रिक क्या है इसमें, 2 वर्ष में एक वर्ष पहले साल का 8% का दर है और दूसरे साल का 9% का दर है। इससे पहले के प्रश्न को जो हम हल किया कर रहे थे, 2 साल तक एक ही दर से काम हो रहा था या 3 साल के लिए कोई पैसा लिया जाता था तो तीनों साल का समान दर होता था। यहाँ पे हर साल का दर अलग अलग है, हर साल का दर, पहले साल 8%, दूसरे साल 9% का दर है। तो 2 दर है, R1 8% और R2 9%, ऐसा है। तो आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब CI क्या होगा। तो जाहिर है CI के लिए पहले A निकालेंगे, तो इस पे एक डायरेक्ट सूत्र है, शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट, यदि आप नोट कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए, यदि कुछ धनराशि किसी से उधार चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया है और ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न है, प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न है, पहले वर्ष का ब्याज दर R1% है, दूसरे वर्ष का R2% है, तीसरे वर्ष का R3% है, जी ये प्रतिशत बोल सकते हैं इसको, ये सब हर वर्ष का अलग अलग है। तो किस फॉर्मूले से, किस सूत्र से हम मिश्रधन निकालते हैं, तो मिश्रधन A बराबर P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100। R1 पहला वाला जो दिया रहेगा दर वो लिखेंगे बटे 100। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो दर होता है R1 ये 1 साल के लिए, एक ही साल के लिए है, तो ऊपर पावर 1 पड़ेगा, ठीक है। फिर 1 प्लस अब R2 बाई 100। अब ये जो R2 है ये दूसरे साल के लिए है, मतलब दूसरे साल का मतलब है पहले साल के एंड हो गया, अब सेकेंड ईयर का फर्स्ट से लेके पूरे साल, तो समय कितना बीतेगा, एक ही साल बीतेगा ना, तो ऊपर पावर 1 ही रहेगा। पावर क्या रहेगा, 1, याद रखिएगा, पावर 2 नहीं दीजिएगा, 2 साल नहीं है, दूसरे साल है, दूसरे साल का मतलब जो टाइम स्पैन है वो एक ही साल का है, ठीक है। चलिए फिर लिखेंगे, अगला एक और है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस R3 बाई 100, फिर पावर 1 होगा, फिर 1 प्लस R4 बाई 100, ये चलता रहेगा। 1 प्लस R2 हो गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस R3 बाई 100, 1 प्लस R4 बाई 100, और ये चलता रहेगा, जितना दर रहेगा, 5 दर है तो R5 बाई 100 तक चलेगा। क्लियर। एक बात यहां समझने का ये है, हर साल एक साल का दर अलग अलग है, एक साल का दर, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, इसी सूत्र पे इसको बनाएंगे।
तो लिखेंगे ए बराबर पी कितना है 50,000, 1 प्लस R1 पहला रेट 8/100 गुना 1 प्लस 9/100। ठीक है, अब इसको आप हल करिएगा, बिल्कुल इसको हल करके ए आएगा, ए में से 50,000 माइनस कर दीजिएगा क्योंकि सीआई निकालना है। अगर मिश्र धन निकालना होता तो छोड़ देते, यही ए होता। हल कर लेंगे आप, हल करने में समय लगता है, वो समय हम दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। इसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, कुछ नहीं कट जाएगा या नहीं कटेगा या नहीं भी काट सकते हैं, अपना जैसे भी हो। इसको एलसीएम लीजिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा, इसके साथ गुना करके हल कर लीजिएगा। इसका आंसर निकाल के मुझे यूट्यूब पे लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, इस चारों में से एक आंसर है, आप जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अब सुनिएगा, इस पे दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। मान जाते हैं कि 5 साल के लिए किसी से हम कोई धनराशि लेते हैं, ठीक है। 5 साल में 10% का जो दर है वो 1 साल के लिए है, ठीक है। 1 साल मतलब पहले साल में ये, उसके बाद जो है 15% का जो दर है ये अगले 2 साल के लिए है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 साल तक यही चलेगा, तो 2 साल ये और 1 साल ये, 3 साल हो गया, बचा 2 साल। 2 साल में मान लेते हैं कि फिर 5% का और 4% का, ये 1-1 साल के लिए है, ठीक है। ये 1 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए है, ये फिर 1 साल के लिए, ये फिर 1 साल के लिए। इसी सूत्र में क्या करेंगे, a बराबर देखिएगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस R1/100 हो गया। R1 जो पहला रेट है 10%, वो 1 साल के लिए है तो पावर 1 पड़ेगा, क्लियर। फिर इंटू 1 प्लस R2 15%, तो आप यहां पे R1 की जगह लिख लीजिए 10, R2 15%, तो 15/100। 2 साल के लिए है तो ऊपर पावर 2 पड़ेगा। जो दर जितने साल के लिए है पावर उतना पड़ेगा। 1 साल के लिए तो 1 पड़ेगा, 2 साल के लिए तो 2 पड़ेगा, 3 साल के लिए तो 3 पड़ेगा, ठीक है। 3 और तीसरे साल में फर्क है। 3 साल के लिए रहेगा तब लगाइएगा पावर 3, 2 साल के लिए रहेगा तब लगाइएगा पावर 2। अगर दूसरे साल का रहेगा तो दूसरे साल का मतलब एक ही साल गुजरता है दूसरे साल में, दूसरे साल की स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक ही साल गुजरता है, पावर 1 पड़ेगा तब, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद 1-1 साल के लिए फिर लिखेंगे 1 प्लस 5/100 पावर 1, फिर 1 प्लस 4/100 पावर 1। तो इस ढंग से हम लोग हल कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये जो हम बताए आपको, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए ये मिला दिए हैं, ये घबराइएगा नहीं, ये हल तो ऊपर वाले प्रश्न का था, इसको हम यहां से यहां तक किए हैं। मतलब जो दर जितने साल के लिए होगा, जैसे 10 साल के लिए कोई पैसा किसी से लिया, पहले के 2 साल 10% के दर से चला, तो यहां लगेगा p इंटू 1 प्लस R1/100 ऊपर 2, क्योंकि 2 साल तक R1 चला है। उसके बाद 5 साल तक R2 चला है तो यहां पे पावर 5 पड़ेगा। उसके बाद फिर 1 साल के लिए R3 चला है तो ऊपर 1 पड़ेगा, फिर 1 साल के लिए चला है तो 1 पड़ेगा, जितना चाहेगा उतना पड़ेगा। तो समझ में आ गया आपको? इसको कहते हैं कि यदि प्रत्येक वर्ष हर साल का दर प्रतिशत भिन्न भिन्न हो तो किस ढंग से मिश्र धन निकालते हैं। तो ये सूत्र है, सूत्र नोट कर लीजिएगा। सूत्र पे आधारित प्रश्न को भी हल कर दिए और एक नई चीज हम लाके यहां खत्म कर दिए। इस ढंग से चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित जितने तरह के प्रश्न संभव थे, मुमकिन जो आने वाले हैं तो बहुत ज्यादा प्रश्न, लेकिन सारे आने वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके, उन सारे प्रश्नों को देख चुके हैं। बिल्कुल अब आप दिल थाम के, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना करा दिया ये मोर देन एनफ है, बस इसको कर लीजिए। आज के इस क्लास में पिछले बीपीएससी के जो पूछे गए प्रश्न थे वो भी किए, जो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं अब तक संभावित हैं वो भी किए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करिए और फिर बार बार वीडियोस को देखते रहिए, और फिर आप क्या करिए, मॉडल सेट्स बनाइए, जो आप मार्केट से परचेज करके लाए हैं, खरीद के लाए हैं, मॉडल सेट्स बनाइए। मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को मॉडल सेट्स पे लगाइए, देखिए आपका बनता है कि नहीं बनता है।
गारंटी से आपका बनेगा। तो इस ढंग से आज की क्लास को चक्रवृद्धि ब्याज को ऑफ करते हैं। अब जो हमारी क्लास लगेगी वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आएंगे, क्षेत्र नीति का, मेंसुरेशन का लेके आएंगे। अब नेक्स्ट क्लास मेंसुरेशन के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दूसरे तक जरूर भेजिए। हम चाहते हैं कि हमारे तमाम दूर दराज इलाकों में बसने वाले तमाम शिक्षक भाई बहन और जितने भी हमारे बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं सबको इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हम आपसे विदा होते हैं। गुड बाय।